So बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, वी आर स्टार्टिंग दिस लेक्चर और चूंकि मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ साथ साथ, तो फॉर द पीपल हु आर लिसनिंग टू दिस रिकॉर्डिंग उनके लिए आज वी हैव कंडक्टेड अ क्विज ऑफ हाफ एन आवर और उस क्विज के अंदर हमने सीजर साइफर को क्रिप्ट एनालिसिस के तरीके से डिकोड करने का एक तरीका देखा। जो सीजर साइफर यूज किया गया, जो क्लास को सीजर साइफर दिया गया था वो था GCUA BQ DTGCM और क्लास को 20 मिनट्स दिए गए थे इस कोडेड साइफर को डिसाइफर करने के लिए और उन्होंने बारी बारी डिफरेंट शिफ्ट्स दे के ये चेक करना था कि प्लेन टेक्स्ट कितनी शिफ्ट्स के बाद आता है। और एंड ऑफ द कोर्स हमने इसका सोल्यूशन भी देखा और सोल्यूशन के अंदर हमने देखा कि बेसिकली 2 नंबर ऑफ शिफ्ट्स दी गई थी प्लेन टेक्स्ट को। जो A था उसको शिफ्ट करके C की पोजीशन पे ले जाया गया था। इसी तरह जो प्लेन टेक्स्ट में अल्फाबेट B था उसको शिफ्ट करके D की पोजीशन में ले जाया गया था एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और इन द एंड जब इस तरीके से हमने सारा शिफ्ट करके देखा तो जो सोल्यूशन हमारे सामने आया था वो प्लेन टेक्स्ट जो हमने रिकवर किया था वो था इजी टू ब्रेक। सो ऑल दोज हु आर टेकिंग दिस कोर्स एज अ डिस्टेंट लर्नर्स उनके लिए ये एक अच्छी एक्सरसाइज है। वो अपनी लोकेशंस के ऊपर, अपनी प्लेसेस के ऊपर अगेन मैं कोड वर्ड रिपीट करता हूँ यूजिंग द सीजर साइफर। आप इसको खुद डिकोड करके देखें। द कोड वर्ड इज DCUA BQ DTGCM। चलिए अब इससे आगे चलते हैं। लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड को देखा था एंड आई वाज ऑफ द ओपिनियन कि ये वो स्टैंडर्ड है जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी इंक्रिप्शन की और इसी के ऊपर बेस करते हुए बाकी सारे स्टैंडर्ड्स बने। और इस स्टैंडर्ड की कुछ खास चीजें थी जिसमें सबसे पहली चीज ये थी कि ये सिमेट्रिक था। सेकंड खास चीज इसकी ये थी कि ये प्राइवेट की के ऊपर बेस हुआ हुआ था। इसके अंदर जो की इस्तेमाल की जाती थी वो पब्लिक नहीं की जाती थी। कुछ और चीजें जो इस वक्त आपको स्लाइड में नजर आ रही, ये स्टैंडर्ड सबसे पहले 1977 में पब्लिश हुआ था और विद इन 2 years ऑफ इट्स पब्लिकेशन 1979 में इसको स्टैंडर्डाइज्ड भी कर दिया गया। और स्टैंडर्डाइज करने से मुराद ये है कि दुनिया में जहाँ कहीं इंक्रिप्शन यूज की जा रही थी उनको हार्ड कॉपी में राइटिंग की शक्ल में वेरीफाई करके ये स्टैंडर्ड दे दिया गया ताकि जितनी डिवाइसेस बन रही हैं जो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन को यूज कर रही हैं वो सारी एक खास स्टैंडर्ड को फॉलो करना शुरू कर दें। इसके सेलिएंट फीचर्स ये थे कि इसमें जो ब्लॉक का साइज यूज किया जा रहा था वो 64 बिट्स का था। इसमें ब्लॉक इंक्रिप्शन यूज की जा रही थी। जो की यूज की जा रही थी की का साइज 64 बिट था लेकिन वो सारी 64 बिट इस्तेमाल नहीं हो रही थी। उसमें से कुछ 8 के करीब पैरिटी बिट्स थी, बाकी 56 बिट्स को की बनाने में यूज किया जाता था। लेकिन लास्ट टाइम भी हमने एक डायग्राम देखी थी, उसको आज हम दोबारा देखेंगे कि इन द एंड एल्गोरिथम के अंदर की यूज की जाती थी वो 56 बिट्स से फर्दर रिड्यूस होकर 48 बिट्स की थी जो इस्तेमाल की जाती थी। तो ओरिजिनली की का साइज हुआ 64 बिट्स। 64 बिट्स में से पैरिटी निकाल लें तो इट वाज 56 बिट्स और 56 बिट्स को फर्दर श्रिंक किया जाता है टू मेक इट इक्वल टू 48 बिट्स। अब ये जो स्लाइड हम देख रहे हैं आई होप भी आपको विजिबल है। लास्ट स्लाइड से आखिरी वाला ब्लॉक भी विजिबल है आपका। इनकेस अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर नहीं है तो आप लोग काइंडली उस साइड पे पढ़ा दें। अब इसका अगर आप व्यू देखें तो वो व्यू इज वेरी क्लियर। इसमें वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम, अगर हम लेफ्ट वाली रोज पे देखें, लेफ्ट वाला कॉलम हम इसमें देखें तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 64 बिट इनपुट विच इज ग्रीन इन कलर। और अगर आप राइट वाला कॉलम देखें तो इसमें 56 बिट की विच इज ऑल्सो डार्क ग्रीन इन कलर। लेफ्ट वाले ही कॉलम को अगर हम देखें तो 64 बिट का एक ब्लॉक है। उस ब्लॉक की सबसे पहले इनिशियल परम्यूटेशन की गई एंड वी नो वेरी वेल व्हाट इज परम्यूटेशन। परम्यूटेशन के बाद जो भी वो डाटा है उस डाटा को राउंड नंबर 1 में
या राउंड नंबर 1 में इंजेक्ट किया गया। राउंड नंबर 1 में 48 बिट की एक की भी साथ आई है विच इज नोन एज K1। इस राउंड 1 में उस कन्वर्टेड डाटा और की मदद से कुछ प्रोसेसिंग की गई है और जो भी आउटपुट है उसको राउंड नंबर 2 की तरफ डाइवर्ट किया गया। राउंड नंबर 2 में अगेन एक डिफरेंट की आई है विच इज नोन एज K2 की और राउंड नंबर 2 की जो इनपुट थी उनकी आपस में प्रोसेसिंग की गई और अगेन इसकी जो आउटपुट थी वो राउंड नंबर 3 में भेज दी गई एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ till we reach at round number 16. राउंड नंबर 16 में अगेन एक 48 बिट की जो राउंड नंबर 16 में आके इन हुई और उस 48 बिट की राउंड नंबर 16 के डाटा के साथ प्रोसेसिंग की गई और जो आउटपुट राउंड नंबर 16 की आई, अगर आप देखें इस एरो की हम बात करें, इस एरो की बात करें, राउंड नंबर 16 की जो आउटपुट थी उसको स्वैप किया गया। स्वैपिंग से बात यह है कि जो लेफ्ट वाली साइड थी उसको राइट वाली साइड पे कर दिया गया और जो राइट वाली साइड थी उसको लेफ्ट वाली साइड पे कर दिया गया। स्वैप करने के बाद फिर इसकी एक फाइनल परम्यूटेशन की गई और फाइनल परम्यूटेशन करने के बाद जो 64 बिट की आउटपुट थी उसको ट्रांसमिट किया गया। इसका मतलब है कि जो इनिशियली सबसे पहले हमारे पास प्लेन टेक्स्ट 64 बिट का अवेलेबल था उसको इतनी सारी डिफरेंट स्टेजेस से गुजारने के बाद और इतनी सारी डिफरेंट कीज से प्रोसेसिंग करने के बाद फिर स्वैप किया गया, फिर परम्यूट किया गया और फिर उसको ट्रांसमिट किया गया। सो DES इज बेसिकली 16 राउंड इंक्रिप्शन एल्गोरिथम और लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया था कि ये बेस्ड कर रहा है फीस्टल के स्ट्रक्चर के ऊपर। दैट इज वाई फीस्टल स्ट्रक्चर इज सो इंपॉर्टेंट एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फीस्टल स्ट्रक्चर इज सो इंपॉर्टेंट कि आप सबसे पहले उसको समझेंगे तो आपको DES समझ आएगा और आप DES को समझेंगे तो आपको DES से रिलेटेड जितने सिमेट्रिक एल्गोरिथम है वो सब समझ आएंगे। इस डायग्राम में किसी को डाउट नहीं? इन द एंड जब हमारे सारे राउंड्स खत्म हो गए हैं तो हम फर्दर इसको स्ट्रेंथ देने के लिए हम इसको एज इट इज भी परम्यूट कर सकते हैं, लेकिन हम फर्दर स्ट्रेंथ देने के लिए एल्गोरिथम को स्वैप भी कर रहे हैं और स्वैप करने के बाद फिर परम्यूट भी कर रहे हैं। अगर आपका क्वेश्चन ये है कि स्वैपिंग की जा रही है तो उसका मकसद ये है कि इसको सॉल्व किया जाए। इससे पहले क्यों नहीं कर रहे कहीं पर? इससे पहले 16 राउंड क्यों करते हैं? हर राउंड की अपनी एक प्रोसेसिंग है। आगे हम देखेंगे ना, मैंने आपको बताया ना कि जो की आती है राउंड के अंदर वो एक खास प्रोसेसिंग होती है उस राउंड के अंदर। हर राउंड में एक प्रोसेसिंग है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि की उस राउंड में आई है और उस की को डाटा को आपस में मिक्स कर दिया गया, ऐसा नहीं है। ये जो राउंड एक ब्लॉक की शक्ल में है इसको आगे हम देखेंगे कि इस राउंड में होता क्या, उसके बाद फिर आगे हम स्वैपिंग करते हैं। आई होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। यही था क्वेश्चन आपका? आगे हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में आ और इसके अलावा अभी बहुत रेयर हो गया यूजेज इसका, बिकॉज ये आया था कहीं 1970s में। आपने देखा उस जमाने में हमारी जो प्रोसेसिंग मशीन्स थी वो इतनी हाई फाई नहीं थी, उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो उस वक्त ये ठीक था। इसकी कंप्यूटेशनल जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो उस जमाने के हिसाब से ठीक थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इतनी तेज फास्ट मशीनें हमारे पास आना शुरू हो गई तो 90s में आके लोगों ने इसको बड़ा जल्दी ब्रेक करना शुरू कर दिया। आगे हम देखेंगे जब इतना जल्दी ब्रेक करना शुरू किया तो फिर इसकी वो एफिकेसी नहीं रही जो कि एक जमाने में जब ये बना था उस वक्त थी। तो फिर इसका एक नेक्स्ट स्टैंडर्ड आया वो तो नोन एज ट्रिपल यूएस। जो कुछ एक दफा इसके अंदर हो रहा था, ये 16 राउंड एंड परम्यूटेशन एंड स्वैपिंग एंड ईच एंड एवरीथिंग, वो 3 दफा की गई। वो ट्रिपल डीएस जब किया गया और उसमें बिट का साइज भी बढ़ाया गया तो वो एल्गोरिथम अभी भी आजकल के जमाने में भी इंक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
ये सर शुरू में इस्तेमाल एप्लीकेशन में हुआ है हर जगह पे जहाँ कहीं पे भी आपको इंक्रिप्शन रिक्वायर्ड थी, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन जहाँ रिक्वायर्ड थी, वहाँ पे यही एक एल्गोरिथम था जिसको यूज किया। और भी एनी अदर इसमें दो हाफ में डिस्ट्रीब्यूट किया डाटा को, राइट और लेफ्ट। अगर आप देखें तो 64 बिट का ब्लॉक है, इसमें जो फर्स्ट 32 बिट्स है उनको हमने लेफ्ट हाफ का नाम दे दिया, और जो 33 से लेके आगे 64 तक की बिट्स हैं उनको राइट हाफ का नाम दे दिया। अब स्वैपिंग में क्या हो रहा है कि जो लेफ्ट वाली है वो उठ के राइट वाली साइड पे आ जाएंगी, और जो राइट वाली 32 है वो उठ के लेफ्ट वाली साइड पे आ जाएंगी, वो अपनी पोजिशन इंटरचेंज करें। एनी अदर अब हम देखते हैं बारी बारी इसके जो डिफरेंट चीजें हम कर रहे थे वो हो कैसे रही थी। हम कहते हैं सबसे पहले डाटा 64 बिट का था और उसकी परम्यूटेशन की गई। वो परम्यूटेशन कैसे की गई? वो परम्यूटेशन ऐसे की गई कि रैंडमली शिफ्टिंग की गई। जिस जगह पे अगर आप देखें इनपुट के ऊपर जो बिट नंबर 1 थी उसको शिफ्ट करके कहीं 50+ वाली किसी जगह के ऊपर लाया गया आउटपुट पे। परम्यूट होने से पहले वो बिट नंबर 1 थी और परम्यूटेशन के बाद वो 50+ वाली किसी जगह के ऊपर आ गई। इसी तरह वो बिट जो कहीं 32 नंबर के ऊपर आती थी, जो एंड के ऊपर थी, वो कहीं पे 4th नंबर के ऊपर आ गई। ये आपको 32 बिट्स अभी सिर्फ दिखाई जा रही है जो कि हाफ बनता है 64 बिट का। दूसरे हाफ में भी इसी तरह का काम किया गया। तो परम्यूटेशन में क्या किया गया? हमने पढ़ी थी एन्क्रिप्शन की 2 टेक्निक्स थी, एक सब्स्टिट्यूशन थी और एक ट्रांसपोजिशन थी जिसको परम्यूटेशन भी कहा गया था। सब्स्टिट्यूशन में हम ये कहते थे कि हम जो भी डाटा है या जो भी अल्फाबेट है उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसी और से। वेयरएज़ ट्रांसपोजिशन में हम ये कहते थे कि हम उसको सब्स्टिट्यूट नहीं करते हैं, हम उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं, रीलोकेट कर देते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो डाटा को नहीं छोड़ा गया, सिर्फ उसकी पोजीशन को चेंज कर दिया गया। जो 32 नंबर बिट थी वो मे भी शायद 4 नंबर पे आ गए, जो 4 नंबर थी इनपुट के ऊपर वो मे भी कहीं 32 नंबर के ऊपर आ गए, जो 3 नंबर है इनपुट के ऊपर वो मे भी कहीं 28 नंबर के ऊपर आ गए। तो एक रैंडम शिफ्टिंग हुई परम्यूटेशन के अंदर। आई होप इट इज क्लियर। हाँ जी, ये स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर का हिस्सा होगा। जिस तरह से की जा रही है उसी तरह से की जाएगी हमेशा, या अगर चेंज की जाएगी तो वो स्टैंडर्ड में डिफाइन होगा कि इसको कैसे चेंज किया जाएगा। मतलब जो स्टैंडर्ड लिखा जाएगा उसके अंदर ये बताया जाएगा, या उस वक्त बताया गया था कि अगर आपने परम्यूट करना है तो किस नंबर की बिट को उठा के कहाँ लेके जाए। जितनी भी रैंडम चीजें जो है उसमें डिफाइन की गई थी कि आपने इस तरीके से करना। तो ये 16 राउंड के बाद ये तो अगर आप पिछली स्लाइड देखें तो इनपुट के ऊपर भी 64 बिट की जो इनपुट है बिफोर सेंडिंग इट टू एनी राउंड उसको परम्यूट किया गया, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएगा। ये क्लियर है? अगर हमें 1-to-1 बिट परम्यूटेशन क्लियर है तो अब आ जाता है हमारे सामने की जनरेशन। अगर आप राइट साइड पे देखते हैं जो हमने ये वाली स्लाइड देखी थी, इस स्लाइड में जो राइट वाला कॉलम था वो की जनरेशन को शो कर रहा था। जो अपर मोस्ट राइट डार्क ग्रीन कलर का ब्लॉक है वो ये बता रहा है कि 56 बिट ऑफ की इज अवेलेबल। वो 56 बिट की एक खास ब्लॉक के अंदर जाती है जिसका नाम है जनरेट कीज, और उस ब्लॉक से फिर 48 बिट की कीज हर राउंड के लिए अलग अलग निकलती है। द पॉइंट टू हाईलाइट और द पॉइंट टू नोट इज कि हर राउंड की अपनी की है। K1 is not equal to K2, K2 is not equal to K3। हर राउंड की अपनी की है, इसीलिए उसको सेपरेट नाम दिया गया है K1, K2, K3, K15, K16। Another point to note is कि 56 बिट्स की कीज थी, वो की जनरेटर से जब बोल के निकलती है तो 48 बिट्स की रह जाती है।
इसका मतलब है कि जो की बिट जनरेटर है उसने कुछ ऐसा किया है कि 56 बिट्स को 48 बिट्स में कन्वर्ट कर दिया। अब वो कैसे किया है वो हम यहां पे देखते हैं। ये है पर राउंड की जनरेशन, क्या है? अच्छा ठीक, मैंने कहा शायद किसी ने क्वेश्चन दिए। पर राउंड की जनरेशन है, इसके अंदर सबसे पहले इनिशियल परम्यूटेशन है कीज की। जो भी आपका 56 बिट का ब्लॉक था उसकी परम्यूटेशन कर दी गई। उसके दो हाफ फिर आपको नजर आ रहे हैं। एक लेफ्ट हाफ है जिसको CI-1 कहा गया एंड दैट इज ऑफ 28 बिट्स, और एक उसका राइट हाफ है विच इज DI-1 एंड अगेन इट इज ऑफ 28 बिट्स। तो 28 प्लस 28 56 बिट्स। सो यहाँ पे अभी तक हमारे पास 56 बिट्स ही अवेलेबल परम्यूट होने के बाद 56 बिट्स को आगे दो रजिस्टर्स में भेजा जाता है। जो लेफ्ट वाली 28 बिट्स हैं उनको जिस रजिस्टर में भेजा जा रहा है उसको सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर कहते हैं, और जो राइट वाली 28 बिट्स हैं उनको जिस रजिस्टर में भेजा जा रहा है उसको भी सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर कहते हैं। और शिफ्ट रजिस्टर्स का क्या काम होता है कि हमने लॉजिक डिजाइन में पढ़ा होगा। वो पीरियोडिक शिफ्टिंग करते हैं, और पीरियोडिक शिफ्टिंग से क्या हो रहा है कि जो नंबर 1 बिट है अगर उसको लेफ्ट पे शिफ्ट करना है तो नंबर 1 के लेफ्ट पे तो कुछ नहीं है, वो कहां जाएगी? वो लास्ट पे आएगी। वो पीरियोडिक है तो वो 28 की जगह पे आ जाएगी, और इसी तरह बाकी सब एक एक बिट लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे। अगर एक बिट का शिफ्ट हमने देना है तो जो फर्स्ट वाली है वो 28 बन जाएगी, जो 28 है वो 27 हो जाएगी, 27 26 हो जाएगी, और इसी तरह जो सेकंड नंबर पे है वो नंबर 1 पे आ जाएगी। तो लेफ्ट शिफ्ट इस तरह से होगी। जी वो पैरिटी बिट्स है। उसके बाद 56 में से 48 वो इसमें आगे आप देखें, वही तो दिखाने लगा। अब ये शिफ्ट जब हमने दे दी तो शिफ्ट देने के बाद फिर इन रजिस्टर्स के आउटपुट को दो आउटपुट हमने हर रजिस्टर से निकाले। एक आउटपुट सीधा हमने अगले राउंड के लिए भेज दी। अगर आप देखें आपको जो ये वाला एरो नजर आ रहा है या ये वाला एरो नजर आ रहा है, ये आपको यही दिखा रहा है कि जो लेफ्ट साइड का सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर है उसकी जो आउटपुट है एक आउटपुट स्टेट हो गई उसकी CI रजिस्टर में आ गई, जो अगले राउंड का बिट की जनरेटर का लेफ्ट हाफ बनता है। ठीक है, और इसी तरह जो राइट साइड पे सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर है उसकी भी एक आउटपुट सीधा नीचे DI में आ गई, जो नेक्स्ट 28 बिट्स राइट हाफ की बनती है की जनरेटर की। क्लियर है जी? जी परम्यूटेशन की तरफ तो अभी मैं आऊंगा। अभी तो मैंने ये कहा कि जब हमने शिफ्ट कर दी ना, शिफ्ट करने के बाद उनकी एक एक आउटपुट आगे भेज दिया अगले राउंड के लिए। एक एक आउटपुट उनकी परम्यूटेशन ब्लॉक में आ गई, एक एक आउटपुट इनकी परम्यूटेशन ब्लॉक में भी आ गई। ये जो आपको एरो नजर आ रहे हैं दोनों रजिस्टर से इस पेंटागन सॉर्ट ऑफ पिक्चर में आते हैं, आई होप इट्स अ पेंटागन, इट इज नॉट अ पेंटागन। चलिए वी कॉल इट अ पॉलीगॉन, दो से ज्यादा साइड्स हैं इसकी। तो ये इस पॉलीगॉन के अंदर जो आ रही हैं ये दो आउटपुट्स हैं इन्हीं रजिस्टर्स की, जिनकी एक एक कॉपी हमने अगले राउंड के लिए भेज दी। अब इस ब्लॉक के अंदर जिसमें लिखा है परम्यूटेशन बिट डिस्कार्ड, यहाँ पे एक 56 बिट्स में से 8 बिट डिस्कार्ड की जाती और बाकी जितनी 48 रहती हैं उनको परम्यूट भी किया जाता है।
यानी कि यहाँ पे एक और परम्यूटेशन होती है। एक परम्यूटेशन सबसे ऊपर थी जो हमें नजर आई, विच इज इनिशियल परम्यूटेशन ऑफ BES की, और उसके बाद फिर नीचे हमें एक शिफ्ट नजर आई, सर्कुलर शिफ्ट, और उसके नीचे फिर हमें इस पॉलीगॉन के अंदर एक परम्यूटेशन फिर नजर आई। सो जस्ट इमेजिन कितना ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा रहा है इन की जनरेशन को भी। अगर कोई हैक करना चाहेगा आप जैसा ब्रिलियंट आदमी, तो कितनी ज्यादा एफर्ट रिक्वायर्ड होगी, कितनी ज्यादा कंप्यूटेशनल इंटेंसिटी रिक्वायर्ड होगी इस सारी चीज को करने के लिए। एटलीस्ट विदाउट यूजिंग एनी मॉडर्न मशीन इट इज नॉट पॉसिबल कि ह्यूमनली आप मैनुअली बैठ के ये सारा काम खुद कर सके, या वुमेनली बैठ के ये सारा काम आप खुद कर सके। इट इज नॉट पॉसिबल। इस काम के लिए यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ मॉडर्न मशीन्स, जहाँ पे ये परम्यूटेशन और बाकी सारे प्रोसेसेस को अगर आपने हैक करना है तो इस काम के लिए आपके पास बड़ी हाई फाई मशीन अवेलेबल होनी चाहिए। तो यहाँ से आप देखेंगे कि परम्यूटेशन जो डिस्कार्ड वाला ब्लॉक है, इधर से जो आउटपुट निकलती है दैट इज अ 48 बिट की, जो कि हर राउंड के लिए जनरेट होती जा रही। अब जो आपका क्वेश्चन था, आपका क्वेश्चन ये था यहाँ पे जो लिखा हुआ कि राउंड 1, 2, 9 और 16 उनकी सिंगल शिफ्ट है और बाकी दोनों की 2 बिट्स की शिफ्ट है। तो इसमें अभी भी क्यूरी है। सर मैं ये कह रहा था कि ये जो सब 2 बिट्स है ये सब नॉन रिलेटेड इसी नॉन रिलेटेड जी ये 2 बिट्स की शिफ्ट है। जैसे मैं कह रहा था नंबर 1 को अगर हमने लेफ्ट साइड पे 1 बिट की शिफ्ट देनी है तो 28 पे आएगा। अब अगर हमें 1 बिट की शिफ्ट नहीं देनी, उसको 2 बिट की शिफ्ट देनी, तो 1 से उठ के 27 पे आ जाएगा। जो 28 वाला है वो अपनी जगह से उठ के 26 पे आ जाएगा। और इस तरीके से सारों को 2 बिट की शिफ्ट। राउंड नंबर 1, 2, 9 और 16 को छोड़ के बाकी जितने राउंड हैं उन सब में 2 बिट्स की शिफ्ट होगी। इस ब्लॉक में सर ये काम तो दिख रहा है 16 के पास रहेगा 16 के इसमें तो स्वैपिंग है। सर ये आपने इससे पहले जो ब्लॉक दिखाया उसमें सर तो 16 बिट ब्लॉक के बाद स्वैप होगा। जी जी तो मैं पहले लाइन में बस करता है उसके बाद 2 बिट की शिफ्ट के लिए काम दिख रहा है। शिफ्ट जो हम दे रहे हैं ना वो यहाँ सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट जो की जनरेशन है ना उसके अंदर दी जा रही है। इसका उससे ताल्लुक नहीं है जो लेफ्ट साइड पे राउंड चल रहे। आई होप इज क्लियर। जी सर ओके ये क्लियर है कि सारों को ये सर यदि रिलेटिव में कहाँ पे ये स्टैंडर्ड है। राउंड नंबर 1, 2, 9 और 16 में 1 बिट की शिफ्ट है। इनको छोड़ के बाकी जितने 12 राउंड रहते हैं उन सब में 2 बिट्स की शिफ्ट। क्लियर है जी? अब हम आते हैं राउंड वाली साइड के ऊपर। जो एक राउंड है उसके अंदर क्या हो रहा होता है, लोग यहाँ से किसी ने क्वेश्चन किया था कि राउंड्स के अंदर क्या है। राउंड्स के अंदर अगर आप देखें तो वो जो परम्यूटेशन हुई थी, परम्यूटेशन के बाद हमारे पास 64 बिट्स अवेलेबल थे। उन 64 बिट्स को अगेन हमने 2 हाफ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 32 बिट्स लेफ्ट, 32 बिट्स राइट। 32 बिट्स जो लेफ्ट हैं उनको हमने ln का नाम दे दिया, दिस इज फॉर द nth राउंड, और जो राइट वाली है उनको हमने rn का नाम दे दिया। क्लियर है कि सारों को? अगर ये क्लियर है तो इसके बाद आप थोड़ा सा क्लियरली अगर देखें तो इन दोनों राइट और लेफ्ट हाफ की जो एक आउटपुट है, राइट वाली जो एक आउटपुट है वो सीधा निकाल के हम अगले राउंड की लेफ्ट वाले पे ले गए। ये सारों को क्लियर है? क्लियर है? अगर आप देखें एक लाइन को अगर आप फॉलो करें तो एक आउटपुट जो 32 बिट की एक कॉपी है वो सीधा लेफ्ट वाले के ऊपर आ गई। यहाँ पे अगर आप देखें तो 32 बिट से एक कॉपी निकली है जो सीधा लेफ्ट के ऊपर आ गई। एक कॉपी उसकी आगे एक और जगह पे गई है जो ब्लू कलर का हाईलाइटेड पोर्शन है, एंड दैट पोर्शन इज नोन एज मैंगलर फंक्शन। ये है वो असल चीज जिसके अंदर सारी प्रोसेसिंग की जा रही होती है। हर राउंड में मैं आपसे कह रहा था कि की आती है और की आपकी जितना डाटा है उसके साथ मिलती है और फिर प्रोसेसिंग होती है। यहाँ वो प्रोसेसिंग की जा रही होती है।
और वो प्रोसेसिंग क्या है, 32 बिट्स राइट पोर्शन के ऊपर से आए, वो अगेन एक पॉलीगॉन के अंदर आए विच इज नोन एज ई। उस पॉलीगॉन में क्या किया होगा, एनी वेग आइडिया दो, डायग्राम को देख के एनीवन हू कैन मेक मी वॉइस इसने क्या किया होगा, इसमें कितनी बिट्स ऐड थी, 8 बिट्स ऐड थी। वो की वाली साइड थी जहां डिस्कार्ड हम करने के परम्यूटेशन। सो ये जो ई ब्लॉक है ये एनहांसर ब्लॉक है, इसीलिए इसको ई कहा गया, या एक्सटेंशन ब्लॉक है। और इसका क्या काम है, इसने 32 बिट्स को 48 बिट्स में कन्वर्ट कर दिया, एनहांस कर दिया, बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया। पिछले वाले में की जनरेशन में हमने देखा था वहां डिस्कार्ड हो रही थी, नंबर ऑफ बिट्स कम की जा रही थी, यहाँ पे ई स्टैंड्स फॉर एनहांसमेंट। तो ये जो ई ब्लॉक है इसका काम इतना है कि ये 32 बिट्स को 48 बिट्स में कन्वर्ट कर देता है। कैसे करते हैं वो हम अगली डायग्राम में देखेंगे। 48 बिट्स यहाँ पे जो इसके आउटपुट से आती है वो आगे एक और किसी एक प्रोसेसर में जा रही है जिसके अंदर प्लस का साइन बना हुआ, और उस जगह पे 48 बिट की भी आके इस प्लस के साइन में ऐड हो रही है। ये प्लस का साइन किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एग्जॉर को। एग्जॉर क्या चीज है, ये लोग आज पहला दिन में गिनता, हाँ जी जी जी, एक्सक्लूसिव और क्या, कोई तो जवाब देना होगा। और एक आगे एक एडवांस फॉर्म है विच इज एक्सक्लूसिव और वो एक्सक्लूसिव और क्या है, वो एक्सक्लूसिव और हम सबको पता है कि 0 0 के ऊपर उसके आउटपुट अच्छा चलो, जो क्लास कहती है मैं मानता हूँ, लेकिन आपको एक्सक्लूसिव और का पता होना चाहिए। इस स्टेज के ऊपर मैं नहीं बताऊंगा एक्सक्लूसिव और क्या, शायद हमने पहले भी डिस्कस किया। यहाँ हम एक्सक्लूसिव वॉरिंग कर रहे हैं डाटा की और की। ये एक्सक्लूसिव और करने के बाद जो हमारे पास आउटपुट आती है उस आउटपुट को हम एस बॉक्स में भेजते हैं। एस बॉक्स क्या काम कर रहा है, देखने में भी क्या नजर आ रहा होगा, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। एस बॉक्स जो काम कर रहा है वो श्रिंकिंग कर रहा है, 48 बिट्स को वो अगेन 32 बिट्स में कन्वर्ट कर रहा है, और वो 32 बिट्स का डाटा आगे एक और ब्लॉक में जा रहा है विच इज पी ब्लॉक। एस बॉक्स से पी ब्लॉक में, ये बॉक्स ब्लॉक बोलते हुए कान ट्विस्टर बन जाता है। सो एस बॉक्स से पी ब्लॉक में डाटा जा रहा है, और एस बॉक्स से कितनी बिट्स जा रही है, 32 बिट्स जा रही है। पी ब्लॉक में क्या हो, परम्यूटेशन हो रही है, एक दफा दोबारा उनको परम्यूट किया जा रहा है, और परम्यूट करने के बाद उसको आगे एक और एक्सक्लूसिव और गेट में भेजा जा रहा है, जहां पे उस एक्सक्लूसिव और गेट में एक और इनपुट आ रही है 32 बिट्स लेफ्ट साइड की, जो ओरिजिनल हमारा डाटा था 32 बिट्स लेफ्ट साइड का, वो वहां पे इस एक्सक्लूसिव और गेट के अंदर आ रहा है। और यहाँ पे दोबारा से इस परम्यूटेड 32 बिट्स की और उस लेफ्ट साइड के डाटा की एक्सक्लूसिव ऑरिंग होती है, और एक्सक्लूसिव ऑरिंग होने के बाद जो आउटपुट आती है उसको नेक्स्ट राउंड के राइट साइड के लिए एलोकेट कर दिया जाता है। सो जस्ट सी द अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग एंड द अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशन विच हैज गॉन इन वन राउंड। इस तरह का काम हर राउंड में होता है। एक काम हमने पहले की के साथ होते हुए देखा जो हर राउंड में होगा, और एक प्रोसेसिंग यहाँ पे हमने डाटा के साथ देखी जो हर राउंड में होगी। पहले परम्यूटेशन होगी, परम्यूटेशन के बाद 2 ब्लॉक्स में डाटा को शिफ्ट कर दिया,
एक जो राइट साइड वाला 32 बिट का ब्लॉक था उसको सीधा सीधा अगले राउंड के लेफ्ट के लिए एलोकेट कर दिया। उसी की एक कॉपी नीचे एनहांसर में लेके आए, उसने 32 को 48 में कन्वर्ट किया, 48 बिट्स को आगे की के साथ एक्सक्लूसिव ऑर किया, एक्सक्लूसिव ऑर करने के बाद फिर आगे उसको एस बॉक्स में भेज दिया, एस बॉक्स में 48 को दोबारा 32 में वापस कन्वर्ट कर दिया, उस 32 को दोबारा कन्वर्ट किया, उस कन्वर्टेशन को आगे फिर जो लेफ्ट साइड का डाटा था उसके साथ फिर एक्सक्लूसिव ऑर किया और फिर जो हमारे पास आउटपुट आई उसको नेक्स्ट राउंड के राइट हाफ के लिए गई। कहाँ पे? क्योंकि की हमारे पास 48 बिट्स की है ना, जो की है ना दैट इज 48 बिट्स, तो डाटा हमारा 48 बिट्स का होगा तो एक्सक्लूसिव और हम उसको करेंगे ना, बिट बाय बिट एक्सक्लूसिव और करना है ना हमने की के साथ, तो उसको की के साथ कंपैटिबल बनाने के लिए 48 बिट्स का बनाया जाता है। और आगे अगेन चूंकि लेफ्ट वाले डाटे के साथ उसका एक्सक्लूसिव और लेना है तो उसको लेफ्ट वाले के साथ दोबारा कंपैटिबल करने के लिए फिर 32 में कन्वर्ट किया जाता है। और जो एनी अदर क्वेश्चन है और ये जो 16 बिट की जो एडिशन करते हैं ये फिक्स होती है या रैंडम ही हम उसको एडिशन कहाँ पे होगी? 32 को हम ये ई ब्लॉक के अंदर होता है, ये मैं आपको बताऊंगा, ये आप अगली स्लाइड में हम कवर करेंगे कि होती कैसे। और सर उसी बिट को हम जो एस ब्लॉक में निकाल देते हैं या फिर डिफरेंट होता है? वो भी दिखाता होगा, ये अगली दोनों स्लाइडें इसी के ऊपर। इसी तरह हर राउंड में यही होगा, ये जो मैनुअल फंक्शन है ये हर राउंड में इसी तरह काम करेगा। ऑफ कोर्स हर राउंड का डाटा फर्क होगा, हर राउंड की फर्क होगा। तो इतने राउंड से गुजरने के बाद बहुत मुश्किल है, एटलीस्ट 1970 में बहुत मुश्किल था, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट उस जमाने में सुपरमैन और आयरन मैन और पता नहीं कौन कौन सी फिल्में आया करती थी, लेकिन वो सब फिक्शन थी। इस डाटा को इंक्रिप्शन को तोड़ना बड़ा मुश्किल काम था। ये अब तो बहुत आसान है। अब इसके बाद जो चीजें आ रही हैं ना वो क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा वो वाकई मुश्किल है। ये तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आपको अंदाजा होगा कि विद हेल्प ऑफ कंप्यूटर इट इज वेरी इजी, लेकिन आप खुद इसको डिसाइफर करना चाहेंगे मैनुअली तो मैं ये क्वेश्चन दूंगा नहीं आपको, बिकॉज इसको मैनुअली जिसने सबसे ज्यादा टाइम लगाया था ब्रेक करने में उसको भी कुछ महीनों लग गए थे। उसके बाद मशीनें आई तो फिर कहीं आस्ता आस्ता काम आसान हो। मैनुअली तो आज भी कोई करने की कोशिश करेगा तो शायद उससे हो ही नहीं पाएगा, बहुत थोड़े से लोग होंगे जो कर सके। हालांकि ये एल्गोरिथम अब सब जान चुके हैं इसमें क्या हो, उसके बावजूद प्रोसेसिंग इतनी ज्यादा इन्वॉल्व है कि पॉसिबल नहीं। और जो एनी अदर क्वेश्चन? इसको हम जो मैनुअल फंक्शन था ना जिसको हमने पीछे शेडेड पोर्शन में देखा था, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में यहाँ देखते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि वो जो डाटा हम जिक्र कर रहे थे कि 32 से 16 और 32 से 48 बना, 48 से फिर 32 बना, वो कैसे हो। अगर आप शुरू में सबसे पहले वाला ब्लॉक देखें तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 डिफरेंट बॉक्सेस बने हुए हैं और हर एक बॉक्स के अंदर 4 बिट्स हैं। सो एक होगा 32, इसका मतलब ये राइट साइड का 32 बिट वाला ब्लॉक है और हर 4 बिट्स को आगे फिर 6 बिट्स में कन्वर्ट किया गया। जो सेकंड हमें रजिस्टर या जो ब्लॉक बना हुआ नजर आ रहा है उसमें हर 4 को 6 में कन्वर्ट किया गया। ऐसे ही हर 4 को अगर हमने 6 में कन्वर्ट किया तो 8 होगा 32 एंड 8 6 48। इसका मतलब है कि ओवरऑल 16 बिट्स हमारी ऐड हो गई। अब इस ब्लॉक के साथ जो आपको डार्क ब्लू कलर का एक ब्लॉक नजर आ रहा है उसके अंदर भी हर बॉक्स में 6 बिट्स है, तो 48 बिट्स है, ये कीज है, 48 बिट की की है। अब ये 48 बिट्स आपको 6 बिट के सब ब्लॉक की शक्ल में एक्सक्लूसिव लॉक होती हुई नजर आ रही है डाटा की बिट्स के साथ। और एक्सक्लूसिव और होने के बाद इनका जो भी आउटपुट है, जो भी रिजल्ट है, वो आगे
S boxes में भेजा जा रहा है, which are 8 in numbers, S1, S2, S3 till S8, और 8 multiplied by 6 is 48. So up to this place the number of bits are 48. यहाँ से दोबारा से इसको श्रिंक किया जाता है, और श्रिंक करने के बाद 4 की बिट्स के बॉक्सेस बना दिए जाते हैं. अगेन द नंबर ऑफ बॉक्सेस आर 8, so 8 4 are 32, और इस 32 बिट्स की दोबारा से फिर परम्यूटेशन की जाती है. इस क्लियर? ये वो हमारा मैनुअल फंक्शन था जिसको हमने पीछे शेडेड पोर्शन की शक्ल में देखा था, ये वाला. इसी को आगे हमने थोड़ा सा फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करके देख लिया. आई होप इट क्लियर आपको नाउ. अगर ये क्लियर है तो हम इससे आगे चलते हैं. और हम देखते हैं कि जो हमारा ई ब्लॉक था, जिसको हमने एक्सटेंशन या एक्सपेंशन ब्लॉक का नाम दिया था, वो काम कैसे कर रहा था. इसमें अगर आप देखें तो नंबर ऑफ इनपुट बिट्स आर 32 और द नंबर ऑफ आउटपुट बिट्स हैं दे आर 48. तो इसने कैसे मैजिक की है एकदम से 32 को 48 में क्या कर दिया उसने. वैसे तो ये काम हमारे बहुत से पॉलिटिशियन भी कर सकते हैं और वो भी पता नहीं चलने देते कि 32 से 48 कैसे होगा, कोई प्रूफ भी नहीं. लेकिन यहाँ पे कैसे हुआ होगा, कुछ कीज को 2 दफा रिपीट कर दिया या कुछ बिट्स को 2 दफा रिपीट कर दिया. जिस तरह आप सीरियल नंबर 1 के ऊपर जो बिट देख रहे हैं विच इज 0, उसको 2 दफा रिपीट किया है. सीरियल नंबर 1 की बिट को उसने आउटपुट की सीरियल नंबर 2 के ऊपर भी डाला और आउटपुट की सीरियल नंबर 48 पे भी डाला. इसी तरह जो सीरियल नंबर 5 है उसको उसने आउटपुट की सीरियल नंबर 6 पे भी डाला है और सीरियल नंबर 8 पे भी डाला. तो कुछ बिट्स ऐसी थी जिसको उसने रिपीट किया है इसके अंदर, तो उन्हीं बिट्स को आफ्टर रेपिटेशन 32 से ये 48 में कन्वर्ट कर दिया. क्लियर? सर मेरी फिक्स होता है इन्फॉर्मेशन की ना, ये इंफॉर्मेशन की होती. आप यहाँ इसको टेबुलर फॉर्म में देखें तो आपको नजर आएगा कि जिनको मैंने रेड शो किया हुआ उन्होंने जो सारी रिपीट हुई. आप अगर लेफ्ट साइड से शुरू करें 32, उसके बाद 1 2 3 4 5, आगे 4 5 फिर रिपीट कर दिया उसका सेकंड रो, फिर 6 7 8 9 और फिर 8 9 फिर रिपीट कर दिया. लेकिन सर वो डायग्राम में जो कि इस लॉ के बाद अगर ये इंफॉर्मेशन है, ये की इंफॉर्मेशन से बात है कि एल्गोरिथम के अंदर जितनी इंफॉर्मेशन है वो सारी जो स्टैंडर्ड है वो कवर कर रही है उसको. की से मुराद हमारी वो तमाम चीजें हैं जो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का हिस्सा है. उसमें खाली स्पेसिफिक की से मुराद की ही नहीं. मैं आपको क्वेश्चन से ये समझा था कि इससे मुराद वो तमाम इंफॉर्मेशन है जो एल्गोरिथम का हिस्सा है. सर क्वेश्चन देखा है ये इंफॉर्मेशन से शामिल होती है, ये इंफॉर्मेशन कहाँ पे प्लेस किया स्टैंडर्ड में डिफाइन है. जो स्टैंडर्ड इसका बनाया गया उसमें ये डिफाइन है कि आपने कौन सी वाली बिट्स को एक्सपेंड करना. उसमें आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप चेंज करेंगे तो जिस दूसरे एंड पे आप डाटा भेजेंगे उसको भी आप बताएंगे कि मैं एल्गोरिथम में ये चेंज करूँ. स्टैंडर्ड सिस्टम का हिस्सा होगा, ये स्टैंडर्ड सिस्टम का हिस्सा होगा. क्लियर? बिट एक्सपेंशन क्लियर? 32 से 48 कैसे बना है? तो अगर अब हमने कोई सिंपल तरीके से कॉलिगेशन को पकड़ना हो तो उसने 100 अरब से 200 अरब कैसे बनाया तो हम पकड़ सकते नहीं? एक ख्वाजा से नहीं हो रहा. ठीक है. अब हम देखते हैं कि एस बॉक्स को. एस बॉक्स को मैंने कहा था श्रिंक बॉक्स, और ये क्या काम कर रहा था, ये 48 बिट्स को 32 बिट्स में श्रिंक कर रहा था. और वो कैसे कर रहा था, ये सामने आपके दो बुलेट्स लिखी हुई है, इनको पढ़ के कोई मुझे समझाएगा कि ये कैसे काम कर रहा है. जिनका पहला लेक्चर है अगर उनमें से कोई बता देगा तो मैं कहूँगा माशाल्लाह बहुत अच्छी एडिशन हुई है क्लास के अंदर.
पहली और आखिरी को डिस्कार्ड कर दिए, बाकी रखी उसकी। हाँ जी, फिर क्या किया होगा उसने? इसमें बाकी भी लिखा हुआ पूरा पूरा पढ़े, आप लोगों को समझ आ जाएगा कि मेथड है क्या, 48 से 32 में कैसे लाया जा रहा है। फर्स्ट और लास्ट जो डेटा है उसको एक्सट्रैक्ट करके जो डेटा हमारे पास केवल है उसके जो दरमियान रिलेशन उसके साथ रिप्लेस कर चुके सारे सारी एग्री है कि जो उन्होंने कहा इस तरह से ये सबसे पहले लैब को ट्राई को है निगेटिव विकार ठीक है, और जो सेंटर पर मिनट का 5 सीक्वेंस ठीक है, उसका रिप्लेस किया सीक्वेंस के साथ, और लास्ट वाला स्किप हो गया और बाकी बचे 5 आ गए। ये एक टेबल बना हुआ है, और इस टेबल में अगर आप देखें तो जो इसका सबसे ऊपर वाली हेडिंग है वो मिडिल 4 बिट्स ऑफ इनपुट लिखा हुआ है उस पर टॉप के ऊपर, और लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो जो हेडिंग है वो आउटर बिट्स लिखा हुआ है। अब जो हम एग्जांपल देख रहे थे उस एग्जांपल में जो इनपुट थी इट वाज 011 ऐसे ही है 011 में जो बाय वाली दो आउटर बिट्स बनती हैं वो 0 और 1 बनती हैं। जीरो और 1 इस लेफ्ट वाली रो में कहां पे आ रहा है? सेकंड कॉलम में आ रहे हैं, सेकंड रो में आ रहे हैं, ऐसा ही है 01 सेकंड रो में आ रहे हैं, क्यों जी फर्स्ट लेक्चर वाले ऐसा ही है। ओके, अब 01 में हमें बताया, या जो आउटर दो बिट्स हैं उसमें हमें बताया कि ये जो 4 रोज ये जो टेबल गिवन है इसमें कौन सी वाली रो है जो आपको दो आउटपुट्स के हिसाब से बनेगी, वो हमारे इस पर्टिकुलर एग्जांपल के केस में रो नंबर 2 बनेगी। अब जो बाकी 4 बिट्स रह गई थी अंदर वाली, उन 4 बिट्स की मदद से आपने ये जो कॉलम ऊपर दिए गए हैं, ये जो कॉलम ऊपर दिए हुए इन कॉलम्स को आपने अंदर वाली 4 बिट्स की मदद से ढूंढना है कि इन 4 बिट्स के हिसाब से कौन सा कॉलम बनता होगा। जिस तरह बाएं वाली 2 बिट्स के हिसाब से आपने रो को ट्रेस किया उस टेबल में, इस तरह अंदर वाली 4 बिट्स की मदद से आपने कॉलम को ट्रेस करना। अंदर वाली 4 बिट्स क्या थी हमारी? 1101 1101। यहाँ पे 1101 वाला कॉलम कौन सा? थर्ड लास्ट वाला, राइट से थर्ड वाला। पहुंच गया सारे वहां तक? अब ये सेकंड रो और वो राइट से थर्ड वाला कॉलम, ये जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस जगह पे जो डाटा पड़ा हुआ है वो डाटा टिक कर लिया जाएगा। तो 6 बिट्स जो निकल रही थी उन 6 बिट्स को इन कॉलम और रोज की मदद से उन 4 बिट्स से रिप्लेस कर दिया जाएगा जो 4 बिट्स इस रो और कॉलम की इंटरसेक्शन पे अवेलेबल होती हैं। इस केस में ये हाईलाइटेड है 1001। तो इस तरीके से हर 6 बिट का जो एक ब्लॉक है उसको 4 बिट के ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया। ऊपर क्या है? जिसको हम लोगों ने याद किया वो ओवरऑल 4 बिट मैंने जो सेकंड वाली रो में 01 हमारे पास रो सिलेक्ट हो गई आउटर 2 बिट्स को यूज करते हुए। अब जो अंदर वाली 4 बिट्स थी उसमें हमें कॉलम सिलेक्ट कर दिया। जो अंदर वाली 4 बिट्स थी वो 1101 इनपुट थी,
बट द डायगोनल डोंट बी वो 0 1 से रो सेलेक्ट हुई, डबल 1 0 1 से कॉलम सेलेक्ट हुआ। जहां पे ये रो और कॉलम मिलते हैं आपको, उस जगह पे जो डाटा अवेलेबल है वो हमारा आउटपुट का डाटा होगा 100। क्लियर जी सारों को? पहले दिन वालों को नहीं क्लियर हुआ हो? क्लियर है जी? क्लियर है कि ऑल क्लियर? क्या है? क्रिस्टल क्लियर है जी। ऑल क्लियर में तो सारा कुछ ही वॉश आउट हो जाता है ना, आप भूल भाल जाते हैं सब। तो क्लियर तक ठीक है अगर आपको सही समझ आई। VS का कोई बॉक्स है तो नहीं है जिसको हमने डिस्कस नहीं किया? जब स्वैपिंग तो सिंपल है, वो तो इंटरचेंज है, परम्यूटेशन भी सिंपल है, वो डिफरेंट जगहों पर प्लेसमेंट है। जो पढ़ने वाली चीजें थी वो सारी हमने इसमें देखी। जब ये हमने देख लिया तो हमें ये पता है कि DES की समरी ये बनती है कि इसको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की मदद से बड़ा इजीली इंप्लीमेंट किया जा सकता है। और आजकल जितना इनका क्वेश्चन था कि क्या आजकल भी DES को यूज किया जा रहा है, तो द आंसर इज नो। क्योंकि अब जो मॉडर्न मशीन है हमारे पास वो इतनी फास्ट हो गई है कि वो बड़े आराम से DES को ब्रेक कर सकती और DES को विदिन आवर्स ब्रेक किया जा सकता। क्योंकि हमारे पास जो आजकल इंस्ट्रक्शन साइकिल्स आ गए हैं किसी प्रोसेसर के अंदर, वो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड के हिसाब से प्रोसेसिंग करते हैं। तो इतने फास्ट जब कंप्यूटेशनल स्पीड आ गई है तो उसमें कहीं DES हमारा थोड़ा सा एक्सपोज है। तो इसलिए आजकल के ज़माने में कोई नॉन क्रिटिकल एप्लीकेशन है जिसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, उसके लिए तो DES को यूज़ किया जाता है। लेकिन जहाँ पे हमें सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है और सिमेट्रिक हमने इंक्रिप्शन यूज करनी है, वहाँ पे DES का एक एडवांस वर्जन है विच इज नोन एज ट्रिपल DES। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, सिंपल DES इज दिस 16 राउंड DES जो हमने देखा, इंक्लूडिंग ऑल द परम्यूटेशन, स्वैपिंग एंड एवरीथिंग। जो ट्रिपल DES है वो उसका 3 टाइम्स ऑफ एवरीथिंग है, यानी कि 16 राउंड्स एक DES में, 16 अगले में, उस 16 तीसरे में, इट इज ऑल टुगेदर 48 राउंड्स। तो 16 राउंड्स ही में से एक राउंड पढ़ते पढ़ते हमारा पूरा लेक्चर निकल गया। तो 48 राउंड्स करने में itself इट्स अ वेरी टीडियस प्रोसेस। तो दैट 48 राउंड्स स्टिल होल्ड गुड। जो आपका क्वेश्चन था कि ट्रिपल DES स्टिल होल्ड गुड इवन ऑफ टुडे, ऑल्दो कंप्यूटेशनल इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा अचीव कर ली गई है, लेकिन फिर भी बहुत सारी एप्लीकेशन में इसका यूजेज है। जितनी आपके पास सिमेट्रिक इंक्रिप्शन यूज होंगे वो सारी ट्रिपल DES यूज करेंगे। जो नए एल्गोरिथम आए हैं ना वो सिमेट्रिक नहीं, हम देखेंगे AES और बाकी जितने हैं वो सिमेट्रिक नहीं है। तो इसके एप्लीकेशन आप बुक में देखिए आपको नजर आए, लेकिन जितनी सिमेट्रिक है वो सब इसी पे बेस्ड। एक इफेक्ट है जिसको एवलांच इफेक्ट कहा जाता है। एवलांच क्या चीज होती है? अक्सर हमने मूवीज में सुना है एवलांच आ गया, बहुत सारे हमारे जो लोग थे उनकी डेथ हो गई। एवलांच क्या चीज होती है जिसकी वजह से लोग मारे भी जाते हैं? क्यों जी? एनी अदर व्यू? एकदम से पूरी ग्लेशियर में इल्यूमिनेशन के आने से उसी के इफेक्ट से असर हो लगे जाता है। ये है एक काम दूसरे काम बस। और कोई एनी अदर बर्फ की आंधी होता ये इफेक्ट, जैसा कि उन्होंने बताया, बेसिकली ये खाली ग्लेशियर की हद तक नहीं। एवलांच किसी फिनोमेना को कहा जाता है जो इनिशियली स्टार्ट होता है तो उस वक्त वो बहुत छोटा सा होता है, लेकिन जो वो बढ़ता जाता है वो क्वांटम ऑफ मैग्नीट्यूड्स में बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे उन्होंने एग्जांपल दी ग्लेशियर की, उसमें ये होता है कि इनिशियली जब कोई थंडरस्टॉर्म आता है या कोई एबनॉर्मैलिटी डेवलप होती है ना ग्लेशियर में, तो वो इनिशियली बर्फ गिरना शुरू होती है, वो सब एक छोटे से गोले की शक्ल में कहीं से एक छोटा सा पीस ग्लेशियर से लगा होकर रोल डाउन होना शुरू करे। लेकिन जब वो नीचे आना शुरू करता है
तो उसके साथ बर्फ लिपटना शुरू होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता उस गोले का जो साइज है वो बड़ा होना शुरू होता है, और जितना तेजी से जितना साइज बड़ा होता जाएगा उतना तेजी से वो नीचे आना शुरू करेगा, और जितना तेजी से वो नीचे आना शुरू करेगा उतना तेजी से बर्फ उसके साथ ज्यादा से ज्यादा लिपटना शुरू हो जाएगी। इस फिनोमिना को एवलांच कहा जाता है। ये फिनोमिना आपने इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को भी देखते हुए सुना होगा। एवलांच इफेक्ट बहुत सारे लोगों ने उधर भी देखा होगा। इस एन्क्रिप्शन के अंदर एवलांच इफेक्ट क्या है? लिखा हुआ भी आपके सामने। हम इनपुट की एक बिट को अगर चेंज करें तो एल्गोरिथम हमारा ऐसा होना चाहिए कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द आउटपुट बिट्स के ऊपर वो चेंज आए। जो पहले हमने एल्गोरिथम देखे थे उसमें अगर हम एक इनपुट को चेंज करते थे तो आउटपुट की एक ही बिट चेंज होती थी। ये सीजर वाली बड़ी क्लासिक एग्जांपल है जो हमने देखी कि इनपुट की एक बिट को अगर हम चेंज करेंगे तो आउटपुट की एक ही बिट चेंज होगी, क्योंकि 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है इसमें। डीईएस के अंदर ऐसा नहीं। डीईएस के अंदर ये जो एवलांच इफेक्ट है ये इंटैक्ट है अपनी जगह, और ये पर्पजली इसके अंदर इनेबल किया गया, और इसमें ये होता है कि जब आप इनपुट की एक या दो बिट्स को चेंज करते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंगली आउटपुट की ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द बिट्स उसकी वजह से अफेक्ट होती है और चेंज होती है। तो उसकी वजह ये है कि वो जो एक बिट है ना इनपुट की वो अपनी जगह पे नहीं रहती, वो कभी लेफ्ट पे आती है कभी राइट पे आती है। राइट में कभी वो एक्सपैंड होती है, कभी वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, कभी वो एक्सक्लूसिव और होती है, कभी वो की के साथ एक्सक्लूसिव और होती है। इतनी सारी जगहों के ऊपर उस की का उस एक बिट का यूजेज आ जाता है कि इन द एंड जो आउटपुट निकलती है उस आउटपुट में आउटपुट क्योंकि सारे राउंड से और सारे प्रोसेसेस से होकर निकलती है, तो उस एक बिट को जिस किसी को चेंज किया होता है इनपुट के ऊपर वो कहीं 15 से 20 दफा मुख्तलिफ जगहों के ऊपर प्रोसेस में इन्वॉल्व रहती है। उसकी वजह से जब आउटपुट हमारे पास आती है तो वो आउटपुट हाफ से ज्यादा, अगर एक बिट हम चेंज करेंगे तो हाफ से ज्यादा आउटपुट हमारी चेंज नजर आती है। और ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, आपका 64 बिट का डाटा है उसको एक दफा प्रोसेस किया गया, उसके बाद उस 64 बिट के डाटा की सिर्फ एक बिट चेंज की गई है, बाकी तमाम चीजें वही रखी गई हैं जो कि पिछले प्रोसेस की थी या पिछले साइकिल की। और फिर दोबारा जब उसका आउटपुट निकाला गया तो नजर आया कि वो आउटपुट और जो पिछला आउटपुट था उसमें हाफ से ज्यादा यानी कि 32 बिट से ज्यादा का डिफरेंस। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज नोन एज एवलांच, कि एक बिट आपने चेंज की और आउटपुट की 32 से ज्यादा बिट्स उसकी वजह से अफेक्ट हुई। जस्ट सी द स्ट्रेंथ ऑफ द एल्गोरिथम। ये इतनी सारी जो इसके अंदर माइंड बॉगलिंग किस्म की चीजें हैं वो इसीलिए कि जरा सी वेरिएशन इसके अंदर इतना बड़ा अफेक्ट डालती है। हर प्रोसेस के अंदर आप देखें ना, हर राउंड के अंदर आप देखें इधर आप देखें ना तो इधर 64 बिट्स के इनपुट के ऊपर है जो आगे हर राउंड के अंदर उसकी हर बिट किसी न किसी प्रोसेस में से गुजर के आ रही है। अब जब इतने सारे प्रोसेस में से हर बिट गुजरेगी ना तो कहीं पे वो लेफ्ट साइड पे आएगी, कहीं पे वो राइट साइड पे आएगी, कहीं पे वो श्रिंक हो जाएगी, कहीं पे वो एक्सपैंड हो जाएगी, कहीं पे वो एक्सक्लूसिव और होगी तो 0 आउटपुट देगी, कहीं पे वो एक्सक्लूसिव और होगी तो 1 आउटपुट देगी, कहीं पे वो राइट साइड पे डाटा में आएगी, कहीं पे वो लेफ्ट साइड के ऊपर आएगी। और उसकी वजह से जो आउटपुट्स आगे जितनी आती जा रही है इट इज एग्जैक्टली द सम व्हिच वी डू इन मैथमेटिक्स, जिसमें वो कहते हैं कि किसी एक स्टेप के ऊपर आप मिस्टेक करते हैं तो वो मिस्टेक आखिर तक चलती है और एंड के ऊपर आके रिजल्ट को भी अफेक्ट कर देती है, चाहे वो छोटा सा प्लस और माइनस का एरर ही क्यों ना हो। इसी तरह इसके अंदर भी जो एक इनपुट के ऊपर चेंज की गई है उसका अफेक्ट आउटपुट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रोनाउंस्ड है।
more than half of the data of the output is affected by single change in the input. ये इसमें 0 1 0 0 0 1 5 0 1 1 इसमें सिर्फ 4 कॉम्बिनेशन बचा ये सिर्फ जैसे कॉलम है F5 का दो बिट्स के 4 कॉम्बिनेशन बन सकते तो इसमें सिर्फ 2 बिट्स के कॉम्बिनेशन हैं। 2 बिट्स ही हमने रखी है, जो एक्सटर्नल 2 बिट्स थी वो हमने रखी है सिर्फ और सिर्फ इस रो की सिलेक्शन के लिए। 6 बिट्स थी ना टोटल हमारे पास, इन 6 में से जो 2 बाहर वाली बिट्स हैं वो हमने रख ली है रो की सिलेक्शन के लिए। ये 32 बिट्स का डेटा जो है ये 32 बिट्स के डाटा को प्रोसेस करने के लिए, ये 48 से 32 बिट्स में कन्वर्ट कर रहा है। तो जो 48 बिट्स होनी थी ना उनको हमने 6 के सब ब्लॉक में कन्वर्ट किया था। 6 में से जो बाहर वाली 2 बिट्स थी वो हमने रख ली रो की सिलेक्शन के लिए, और जो अंदर वाली 4 बिट्स थी वो हमने रख ली कॉलम की सिलेक्शन के लिए। और जहां वो रिस्पेक्टिव रो और कॉलम्स आपस में आके इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे जो डाटा पड़ा हुआ है उस डाटा को उठा के हम 4 बिट का आउटपुट डाटा बनाएंगे। क्लियर? डीएस का स्ट्रेंथ क्या है? जो बिट है दैट इज जो की है दैट इज 56 बिट साइज एंड इट इज इक्वल टू कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इसमें मान सकते हैं 7.2 into 10 raised to the power 16। तो इसमें अगर ब्रूट फोर्स आप मैन्युअली शुरू करें तो इट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन कंप्यूटर्स की मदद से आप शुरू करते हैं जिस तरह 97 में उन्होंने किया, एक क्लस्टर ऑफ कंप्यूटर्स को यूज किया और उस क्लस्टर ऑफ कंप्यूटर को यूजिंग द इंटरनेट उन्होंने 97 में फ्यू मंथ्स में इसको डिसाइफर कर लिया या इसको अटैक करके इसको कॉम्प्रोमाइज कर लिया। 98 में एक डेडिकेटेड हार्डवेयर की एफर्ट हुई और उसको डीएस क्रैकर का नाम दिया गया और उन्होंने चंद दिनों में इसको क्रैक कर लिया और जो टोटल उनका खर्चा आया इस सारी चीज के ऊपर वो $2,20,000 आया सिर्फ और सिर्फ, यानी कि आपके एक महीने की या एक सेमेस्टर की फी बनेगी है। ऐसे ही है नहीं है ऐसा? अच्छा तो बड़ी अच्छी बात। 99 में क्या किया? 99 में उन्होंने जितनी उस वक्त मशीन अवेलेबल थी उन सारों को एक कंबाइन तरीके से यूज किया और 22 घंटे के अंदर इसको आराम से उन्होंने ब्रूट फोर्स यूज करते हुए डिसाइफर कर दिया। अगेन जो कंडीशन थी ब्रूट फोर्स की मैंने आपको बताई थी कि जो प्लेन टेक्स्ट आता है ना इट शुड बी रिकॉग्नाइजेबल प्लेन टेक्स्ट। तो अगर आप सारा कुछ इस्तेमाल करके इसको डिसाइफर कर भी लेंगे और टेक्स्ट आप पढ़ नहीं सकेंगे तो इसका मतलब है आपने डिसाइफर नहीं की। अगर टेक्स्ट किसी ऐसी लैंग्वेज में है जो आप जानते ही नहीं तो फिर वो आपके सामने आ भी जाएगा ना, ब्रूट फोर्स में डिफरेंट आपके सामने ऑप्शन आती हैं, तो वो अगर सही ऑप्शन भी आपके सामने आ जाएगी तो आप यही समझेंगे कि ये भी कोई साइफर टेक्स्ट है, तो आप लिमिटेड प्लेन टेक्स्ट को डिकोड नहीं कर पाएंगे। तो कंडीशन इसमें भी यही है कि आपको जो प्लेन टेक्स्ट है वो रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। अगर किसी को अंग्रेजी नहीं आती तो वो हैंडीकैप रहे होंगे। सबसे पहले उसको प्लेन टेक्स्ट पढ़ना आना चाहिए, समझना आना चाहिए, उसके बाद फिर वो इसको डिसाइफर कर सकते हैं। ये हमारी आखिरी स्लाइड होगी आज की, और इसमें मैंने पहले भी बात की थी कि डीएस की जो रिप्लेसमेंट आई है जब 22 घंटे में ये 99 में कॉम्प्रोमाइज हो गया था तो आजकल तो मेरे ख्याल 1 घंटे में हो जाना चाहिए। तो इसकी जो रिप्लेसमेंट आई वो ट्रिपल डीएस के नाम से है और ट्रिपल डीएस में डिफरेंस क्या था? 168 बिट की की यूज की गई थी एज कंपेयर टू 56 बिट्स जो वहां इस्तेमाल किए जा रहे थे और इसके हिसाब से जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो बहुत ज्यादा बनते हैं। तो जो ब्रूट फोर्स
कि इफेक्टिवनेस है वो इतनी ज्यादा नहीं है इसके अंदर। लेकिन इस ट्रिपल डीएस का भी ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि जो सॉफ्टवेयर लिखे गए थे वो इनिशियली डीएस के लिए लिखे गए थे और वो इतना सारा कुछ करके दुनिया में फैला दिया गया था। जब ट्रिपल डीएस आया तो नए सॉफ्टवेयर से उसके लिए अलग से लिखे नहीं गए, बल्कि उन्हीं सॉफ्टवेयर में जो लूप्स यूज की जा रही थी उनको थ्राइस पे चला दिया गया ताकि वो ट्रिपल डीएस करना शुरू कर दें। लेकिन वो एक लूप तो ऑब्वियसली नहीं की, देयर वर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डिफरेंट लूप्स अवेलेबल। उसकी वजह से जो सॉफ्टवेयर की एफिशिएंसी थी वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इसके ऊपर। अगर इसके लिए कोई डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर लिखा जाए तो इट इज होपफुल, इट इज एक्सपेक्टेड कि बहुत बेहतर काम हो जाएगा। फिर जो ब्लॉक साइज इस्तेमाल किया जा रहा है वो ब्लॉक साइज वही है जो कि डीएस है, और वो क्या था, डीएस का ब्लॉक साइज क्या था, 64 बेस का ब्लॉक साइज था। इसके अंदर भी 64 ट्रिपल डीएस में भी की तो 168 बिट की होगी, लेकिन ब्लॉक साइज इज स्टिल 64 बिट्स। आजकल के जमाने में दैट इज स्मॉल, ब्लॉक साइज बड़ा होना चाहिए। तो जो अगला स्टैंडर्ड आया विच इज एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, वो इसका एडवांस वर्जन था। नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा सा जरा उसको देखेंगे, उसको हम डिटेल में नहीं जाएंगे, डीएस की तो हम डिटेल में गए, उसकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, वो आप खुद देखेंगे। और हम एसिमेट्रिक, ये तो अभी तक हम सिमेट्रिक पढ़ रहे थे, जो एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन के स्टैंडर्ड हैं जिसमें पब्लिक की भी यूज की जा रही है और प्राइवेट की भी यूज की जा रही है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम उनको देखेंगे। ठीक है जी।